हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन एकेएम एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि हम अपना रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन चैप्टर कर रहे हैं, तो उसी को हम आगे प्रोसीड करते हुए आज देखने वाले हैं कि रोल ऑफ लिविंग ग्रुप। और मेन कंसर्न हमारा रहेगा आज स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, लाइक आपका स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारी कब कब हमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या स्टीरियो सेलेक्टिविटी और रेजियो सेलेक्टिविटी ऑब्जर्व होती है। तो मेन आज हमारे ये टॉपिक रहने वाले हैं, और फिर उसमें हम एक जो हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म है E1CP मैकेनिज्म, उसे भी कंप्लीट करेंगे। और फिर हमारा लास्ट जो इसमें रह जाएगा वो होगा पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो उसको भी हम देख लेंगे अगर हो पाएगा कवर, तो नहीं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे और साथ में साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो बिना देरी के चलो हम इस आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पे द रोल ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना। तो रोल ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या कह रहे हैं, कह रहे वी हैवेंट yet been very adventurous with our choice of living group for elimination. All you have seen so far are E2 from alkyl halide and even from protonated alcohol। तो खैर अभी तक जितने भी आपने एलिमिनेशन रिएक्शन कराया उसमें क्या देखा है कि ज़्यादातर हमने या तो एल्किल हैलाइड लिया है E2 एलिमिनेशन कराने के लिए, या तो हमने क्या लिया है E1 कराने के लिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिए। तो हमने ज़्यादा अभी लिविंग ग्रुप एक्सप्लोर नहीं करे, है ना। या तो हमारा लिविंग ग्रुप क्या रहा है, हेलोजन रहा है सिंपली, या फिर हमारा क्या रहा है कि OH ग्रुप रहा है जिसको हमने प्रोटोनेट करके वाटर बना के निकाला है। कह रहे दिस इज डेलिब्रेट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ टू क्लासेज ऑफ एलिमिनेशन यूज वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, जानबूझ के भी किया गया है, क्योंकि आपके क्या ज़्यादातर जो एलिमिनेशन हैं वो इन्हीं दो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है इसमें यूज होते हैं। ठीक है, कह रहे सिंस द लिविंग ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ बोथ E1 एंड E2 इन जनरल एनी गुड लिविंग ग्रुप विल लीड टू अ फास्ट एलिमिनेशन। यू मे फॉर एग्जांपल सी अमाइंस एक्टिंग एज लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो कह रहे अब क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों ही, चाहे वो E1 हो या फिर E2 हो, दोनों के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होते थे, है ना। तो वहां पर क्या है आपका E1 में पहले आपका क्या होता था, लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाता था और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता फिर वहां से एलिमिनेशन होता था। तो पहला स्टेप ही आपका क्या होता था वहां पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। और E2 में तो आपको पता ही है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वहां पर लिविंग ग्रुप डिपार्ट होना और प्रोटॉन का निकालना दोनों एक ही स्टेप में होता है। तो दोनों ही केस में क्या है कि आपका जो लिविंग ग्रुप एलिमिनेशन है या लिविंग ग्रुप का रिमूवल है वो क्या है अपने आप में एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, तो इस ऐसे में कह रहे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं अमाइन के केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के केस में वो कैसे हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये इस तरह से आपकी एक अमाइन दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो अगर इस अमाइन को आप देखोगे जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 डिग्री कार्बन है। अब इसमें हमने क्या करा, मेथिल आयोडाइड ऐड कर दिया। अगर आपने मेथिल आयोडाइड ऐड कर दिया इसमें, तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे इस पे लोन पेयर होंगे, ये इस तरह से इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और सामने पे आपको क्या मिल जाएगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये मिल जाएगा आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अब ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट एक क्या, इस पर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो पोलैरिटी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। अब ये वीक बॉन्ड बन चुका है, तो अब ये बॉन्ड क्या है यहाँ से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से आपका ब्रेक हो सकता है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल दिया। क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे केस में फिर हमें पता है क्या होता है, हमारा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है ना। बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हमारा बेस पिक कर लेगा, और ये इस तरह से यहाँ पर E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने देखा था क्या होता है, E2 एलिमिनेशन हो जाता है। तो साथ ही साथ एक ही सिंगल स्टेप में आपका हाइड्रोजन एज वेल एज लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा। ये आपको प्रोडक्ट मिल गई है एल्कीन। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास मान लीजिए कोई इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑलरेडी बना के दिया गया है इस बार। और जो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जिस कार्बन से कनेक्टेड, अगर आप इसकी डिग्री चेक करने जाओगे तो 1 2 3 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या कार्बन क्या है, टर्सरी है आपका। तो अगर यहाँ से आप क्या कर देते हो,
हम आपका ये क्वार्टरनरी अमोनियम आयन जो है इसको निकाल देते हो, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक टर्शरी कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। और जो आपने यहाँ पर बेस यूज करा है, ये भी क्या है, वाटर है, ये तो बहुत ही क्या है, नॉर्मल वीक बेस है। तो अगर हम वीक बेस यूज करते हैं तो हमें पता है, और हीट हीट दी हुई है, तो ये क्या है, बता रहा है कि एलिमिनेशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन जैसा यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब वाटर की प्रेजेंस में और स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो एलिमिनेशन हो के हमें जो ये एल्कीन मिली है, ये एल्कीन आपको ऑब्वियसली कैसी मिली है, बाई इवन एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इवन एलिमिनेशन हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके हाइड्रोजन क्या है, सेम लाइक है, चाहे यहाँ से आप निकालो चाहे यहाँ से निकालो, और रिंग से कभी हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि रिंग में प्लेनैरिटी हम कॉज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेन कॉज होगा यहाँ पर। तो कह रहे बोथ E1 and E2 आर पॉसिबल, एंड from what you have read so far, you should be able to spot that there is one of each here। ठीक है, तो कह रहे E1 और E2 दोनों ही पॉसिबल है, और कह रहे जितना आपने अभी तक पढ़ लिया उसके हिसाब से आप स्पॉट कर पाओगे कि कहाँ पर E2 हो रहा है और कहाँ पर E1 हो रहा है ना। हमने देख लिया था कि भाई E2 कहाँ पर होता है, में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं। ठीक है, और E1 कहाँ पे होता है, जहाँ पर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता हो, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई वीक बेस लिया हो। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तब तो फिर क्या हो जाएगा, E2 ही हो जाएगा, है ना, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने वीक बेस ले रखा है, तो E2 हो नहीं सकता, फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, तो वो हुआ है, और उसके बाद आपने हीट वगैरह भी सप्लाई कर रखी थी, तो सब्स्टिट्यूशन ना हो गया, सिंपल एलिमिनेशन हुआ है, और वो एलिमिनेशन फिर कैसा हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब पिछले क्लास की बातें हो गई है, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कह रहे बहुत E1 E2 पॉसिबल, और आपने जितना पढ़ा है अभी तक उससे आप स्पॉट कर पा रहे होगे। कह रहे जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें आपने क्या देखा कि कैटायन फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों कैटायन फॉर्म नहीं हो सकता था वहां पर, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होता। अगर यहाँ से हम पहले स्टेप में अगर इसको निकालने की कोशिश करते तो यहाँ पे सिंपल क्या होता, 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होता, जो कि क्या स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ है, और स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज करा है, तो E2 एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे, इस पर हम ज़्यादा अब डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, कह रहे यू हैव जस्ट सीन, एक मिनट, कह रहे यू हैव जस्ट सीन दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कैन बी टर्न इनटू गुड लिविंग ग्रुप्स इन एसिड। कह रहे अभी तक तो हम जो देखते आए उसके हिसाब से हमने क्या देखा था कि जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में बदल सकते हैं बाय यूजिंग एसिड्स, है ना। वो प्रोटिक एसिड भी हो सकती है, लुइस एसिड भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर क्या हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो पोलैरिटी होती है वो क्या और ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वैसे भी पोलर है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाता है और आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए एसिड मीडियम का अगर यूज करते हैं तो वो आसानी से गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको ये पता है कि ये चीज आप कब कर सकते हो, बट दिस इज ओनली यूजफुल फॉर सबस्ट्रेट दैट कैन रिएक्ट बाई इवन एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तभी आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि जब आप क्या करते हो, इवन एलिमिनेशन करते हो। ठीक है, E2 एलिमिनेशन में तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो, है ना। और स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में आपका OH ग्रुप क्या नहीं होगा कभी भी, मान लो हमारे पास ऐसे है ना, ऐसे हमने बना दिया टर्शरी ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसको सोचूं कि मैं KOH डाल के यहाँ से एलिमिनेशन करा दूंगा, है ना, और एल्कीन बना लूंगा। ठीक है, इसको मैंने हटा दूं, और साथ में यहाँ पर क्या कर दूं, प्रोटॉन एलिमिनेट करके कुछ ऐसे एल्कीन बना लूं अपनी, ऐसे एल्कीन बना लूं, तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है, ये एल्कीन नहीं बन सकती ना। ये अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन यूज कर रहे हैं KOH, और हम सोचे कि ये हमारा जो टर्शरी ब्यूटेनॉल है इससे मैं क्या बना लूँ, ये एल्कीन बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हो, क्योंकि OH ग्रुप कभी भी क्या नहीं होगा, एक लिविंग ग्रुप नहीं होगा। ये कार्बन ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा बेसिक कंडीशन में, नॉर्मल बेसिक कंडीशन में। हम क्या कर सकते हैं कि एसिडिक कंडीशन में इसको अच्छे से ऐसे प्रोटोनेट कर सकते थे। ठीक है, एसिड कंडीशन अगर हम इसको लेते यहाँ पर ऐसे,
H प्लस आयन कोई सी भी मान लो प्रोटिक एसिड हमने डाली है, तो यहाँ से ये पिक करता प्रोटॉन को, और फिर हमें पता है OH2 पॉजिटिव बन जाता है और फिर ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, एक टर्सरी ब्यूटिल कटायन। अब यहाँ पर हम किसी से भी चाहे वाटर भी ले लें, तो वो भी हमें पता है कि क्या कर सकता है, प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली एल्कीन हमें मिल जाएगी। समझ में आ रहा होगा सबको इतनी बात। लेकिन अगर हम बेसिक कंडीशन में करना चाहें तब क्या होगा, क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे लगे हैं जो क्या होते हैं, एसिड सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने उसमें एसिड में रिएक्शन करवाने की कोशिश करी तो उससे दिक्कत क्या आएगी कि वो ग्रुप भी क्या हो जाएंगे, फिर अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कई बार बिना एसिडिक कंडीशन यूज करे एलिमिनेशन कराना होता है। ठीक है, OH ग्रुप का। उस केस में हमें क्या कर सकते हैं, कैसे हम नए लिविंग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिख के दे रहा है हमें, यहाँ पे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नेवर अ लिविंग ग्रुप इन E2 एलिमिनेशन सिंस दे हैव टू बी डन इन बेस। तो कह रहे जो हमारा OH ग्रुप होता है वो कभी भी E2 एलिमिनेशन में एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे E2 एलिमिनेशन होता है वो किस में करा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में करा जाता है, और बेसिक कंडीशन में हमारा OH ग्रुप क्या नहीं होता है, एक लिविंग ग्रुप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने हाईलाइट करके कि OH इज नेवर अ लिविंग ग्रुप इन E2 रिएक्शन। भाई OH ग्रुप एज सच कभी भी आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता है किसी भी E2 रिएक्शन। अब हमें तो रिक्वायरमेंट है कि बेसिक कंडीशन में रिएक्शन कराना है और OH ग्रुप को एलिमिनेट भी करना है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं वो हमने पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहे हैं, for primary and secondary alcohol, the hydroxyl is best made into living group for elimination reaction by sulfonylation with toluene para-sulfonyl chloride, tosyl chloride TSCl, और मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, मिसाइल क्लोराइड MESO2Cl और MSCl। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने मान लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ले लिए, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास अगर, तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन के लिए। कैसे, बाई सल्फोनाइलेशन, उनका सल्फोनाइलेशन कराएंगे। और सल्फोनाइलेशन कैसे कराते हैं, बाई यूजिंग टाउलिन पैरा सल्फोनाइल क्लोराइड, या उसे डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर इन्होंने हमें यहाँ पे बना के दे रखा है, ये हमारी टोसाइल क्लोराइड है ना। टोसाइल क्लोराइड क्या होती है, टॉलिन। तो टॉलिन का स्ट्रक्चर तो हमें सबको पता है कि बेंजीन, और उस पर मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, वो क्या होगी, टॉलिन। और उस टॉलिन पे अगर हम पैरा ही पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, ये सल्फोनाइल ग्रुप लगा देते हैं, ये हमारा सल्फोनाइल ग्रुप है, SO2 ग्रुप है ना। और साथ में वहाँ पे क्या है, Cl है। तो ये क्या हो गया हमारा सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इस तरह से यही हमारी शॉर्टकट में हम इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इस पैरा टाउलिन पैरा सल्फोनाइल क्लोराइड को हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड, और TSCl से डिनोट करते हैं। इसी तरह से आपकी क्या होती है, मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड भी होती है। भाई क्या होती है, मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। तो यहाँ पर हमने क्या है कि ये बेंजीन यहाँ से रिप्लेस करके डायरेक्ट मेथिल को हमने इस सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप से SO2Cl ग्रुप से जोड़ दिया है। तो हमें क्या मिल जाती है, हमारी मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, या इसको हम शॉर्टकट में डायरेक्ट क्या बोलते हैं, मिसाइल क्लोराइड MSCl। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से बहुत देख लो। एक क्या आपका TSCl और दूसरा ग्रुप है आपका MSCl। तो अगर इनके साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो हम OH ग्रुप को, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के जो OH ग्रुप है, उनको हम बहुत ही अच्छे से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम इसको। ठीक है, कह रहा है टाउलिन सल्फोनेट एस्टर या टोसाइलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम अल्कोहल विथ TSCl pyridine। ठीक है, तो हमने क्या बनाना होता है, एक्चुअली जो लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट काम करता है वो तो आपका रियल में क्या होता है, OTS होता है। वो क्या होता है, TS ना होके क्या होता है, OTS होता है। ठीक है, जो OTS बनता है फाइनली, OH ग्रुप जब आपका रिएक्ट करता है टोसाइल क्लोराइड के साथ, और आपको क्या मिलता है, OTS मिलता है, तो वो होता है आपका गुड लिविंग ग्रुप, जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, टाउलिन सल्फोनेट एस्टर या टोसाइलेट शॉर्टकट में, कैन बी मेड फ्रॉम अल्कोहल विथ TSCl pyridine। कैसे बना सकते हैं कि अल्कोहल लेना है, उसमें आपने क्या डालना है, TSCl डालना है और pyridine डालना है, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे शॉर्टकट में अगर हम एक जनरल एग्जांपल ले, तो मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा अल्कोहल है, इसमें आपने क्या डाल दिया, टोसिल क्लोराइड डाल दिया, है ना। इसमें आपने क्या डाल दिया,
टोसिल क्लोराइड, इस तरह से आपने टोसिल क्लोराइड डाल दिया THCl। ठीक है, बाद में तो आप इसको शॉर्टकट में लिखोगे, पर फिलहाल इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लो कि किस तरह से होता है। अब ऐसे में क्या होना है, देखो, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? पिरिडीन की प्रेजेंस में होगा। पिरिडीन क्या है, एक बहुत ही वीक बेस है ना, जिसका पीके अराउंड क्या है, जस्ट 7 रहता है ना, 7.5 के अराउंड में रहता है पीके। और जो OH ग्रुप है उसका पीके क्या रहता है, अराउंड 15 रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पिरिडीन से इसके OH ग्रुप का प्रोटॉन निकाल देते हैं, जो कि मैकेनिस्टिक वाइज सही नहीं। ऑल्दो रिजल्ट तो सेम आ जाएगा, आंसर आपका सेम आ जाएगा, लेकिन वो सही नहीं है भाई। OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, पिरिडीन इतना बेसिक नहीं है कि OH ग्रुप के हाइड्रोजन को निकाल दे, है ना। OH ग्रुप का जो पीके की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आती है अराउंड 15, और जो पिरिडीन है उसका पीके जस्ट क्या है, हाफ है, 7.5। वो कभी भी आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल पाएगा OH का प्रोटॉन और उसे O नेगेटिव बना दे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होगा, ये आराम से अपना ये टॉसिल ग्रुप पे अटैक करेगा। ठीक है, आपका जो ये OH ग्रुप है ये इस पर अटैक करेगा। बहुत ही अच्छा आपका क्या है, ये SOCl ग्रुप आपका क्या बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पहले अटैक करेगा इस तरह से, या फिर बॉन्ड ऊपर क्लोज, और ये Cl बाहर हो जाएगा। तो एट रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, O, यहाँ पे H, और इस ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से SOCl। ठीक है, Cl बाहर हो गया, SO2 ग्रुप से अटैच हो गया ये। और बाकी जो है हमारी ऐसे बेंजीन रिंग थी, और पैरा पोजिशन पे आपका क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी, पैरा पोजिशन पे हमारा क्या था, मेथिल ग्रुप था, मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब क्या है, जब एक बार इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये प्रोटॉन किसी से भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो अब हम तो इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर देते हैं, चाहे कोई बेस नहीं भी होता तो हम इसको क्या है, रिएक्शन में करें जब मैं ऐसे तो करते हैं, जब भी किसी को पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन हटा देते हैं। तो आपने इसके लिए वीक बेस, पिरिडीन जैसा बेस सफिशियंट है, ये इसको अब ऐसे यहाँ से निकाल लेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, RO। और इस वाले ही पूरे ग्रुप को देखो, अभी इस वाले ही पूरे ग्रुप को हम यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, इस ग्रुप को TS लिखते हैं। दिख रहा है आपको, मतलब ये वाला ग्रुप CH3। और यहाँ पे ऐसे पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, SOO डैश। इस ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, TS लिखते हैं इस ग्रुप को। और जो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ मिला के तब हम इसको क्या लिखते हैं, OTS। समझ में आया OTS कैसे बनता है? सेम लाइक आपका क्या बन जाएगा, OMS भी बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये ग्रुप आपके काफ़ी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो आसानी से यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन फिर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, फिर वहाँ पे फर्दर एलिमिनेशन वगैरह जो भी स्टेप चलती है वो हो जाएगा। तो ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी, मैं समझ रहा हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी। ठीक है, तो अभी मैं जो बुक में चीज़ें दे रखी है उसको कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है, कह रहे टाउलिन सल्फोनेट एस्टर कैन बी मेड फ्रॉम alcohol with THCl or pyridine. You have already met tosylate in chapter 17 because they are good electrophile for substitution reaction with non-basic nucleophile. Carry with strong bases like tertiary butoxide, sodium ethoxide, DBU, DBN. They undergo very efficient elimination reaction. Here are two examples. तो अब इनका यूज करके एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखना है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे, क्या लिखा हुआ है हमें, ये जो है आपका प्राइमरी सेंटर है, जिसपे क्या लगा हुआ है आपका OTS लगा हुआ है। ठीक है, कैसे बना OTS अब आप समझते हो। वह एल्कोहल ने अटैक करा टाउलिन सल्फोनाइल क्लोराइड पे, और फिर वहां से क्या हुआ कि pyridine की प्रेजेंस में उसका प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया, और हमें ये फाइनली OTS मिल जाता है इस तरह से। अब ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया है, तो आपको पता है कि ये जो आपका लिविंग ग्रुप है OTS, और इसके बीटा पोजीशन वाला प्रोटॉन, ये क्या होंगे, एक सिंगल स्टेप में इस तरह से
एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज करा है यहाँ पर। क्या ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है, तो ये आपका क्या करा देगा यहाँ पे, सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, और जो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कराएगा उसका मैकेनिज्म क्या होगा, E2 होगा। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। सेम लाइक यहाँ पर भी है कि यहाँ पे क्या आपका प्राइमरी सेंटर है, इस प्राइमरी सेंटर, ये आपका क्या है, जीरो पोजीशन, ये अल्फा और ये बीटा। इस बीटा पोजीशन से आपका क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से प्रोटॉन एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। सेम स्टेप में हो जाएगा, सिंगल स्टेप में ही, क्योंकि आपने क्या बहुत ही हिंडर्ड न्यूक्लियो क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ले रखा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कि क्या हिंडर्ड बेस है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं है, और इवन एलिमिनेशन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एल्केन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। सेम लाइक मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड भी एक्ट करता है, जैसे OTS फॉर्म होता है वैसे ही MSCl भी फॉर्म होता है। बस MSCl में हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना, बेस स्ट्रॉन्ग बेस वहाँ पे ले लेते हैं हम, और क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बेस की जरूरत पड़ती है और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। इसको देख लेते हैं बुक में कैसे लिखा हुआ है हमारा। कह रहे मीथेन sulfonyl chloride may be a new reagent to you in the presence of a base, usually triethylamine, ठीक है। It reacts with alcohol to give methane sulfonate ester, but the mechanism differs from the mechanism with TSCl. The first step is an elimination of HCl from the sulfonyl chloride. This cannot happen with TSCl because there are no available protons to give sulfene. The sulfene is highly electrophilic at sulfur and will react with any alcohol, including tertiary alcohol, which react very slowly with TSCl. Here are the two mechanisms compared. ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा इनके मैकेनिज्म में डिफरेंस है फॉर्म होने में, है ना, ऑल दो से इतना फर्क पड़ता नहीं है। आपने तो सिंपल ध्यान ये रखना है कि आपने जैसे OTS बनाया था वैसे आप वो MS बना दोगे। अगर मैकेनिज्म के हिसाब से आप जाओगे तो इनके मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन है, और उस एसिडिक प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे सल्फीन फॉर्म होता है, और वो सल्फीन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है फिर, है ना। जबकि वहाँ पर आपके इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखोगे अगर टोसाइल क्लोराइड में, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका प्रोटॉन नहीं था, एसिडिक प्रोटॉन नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप आ जाओ, यहाँ पे देखो आप मिसिल क्लोराइड के केस में, तो मिसिल क्लोराइड के केस में एक तो कंपेरेटिवली हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ट्राइथिलमिन पिरिडीन से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। ये क्या कर पा रहा है कि यहाँ पे आप देखो एक क्या है, कॉन्जुगेट स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे एनायन फॉर्म होता है तो इसके साथ ऐसे ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो ये बेस इस प्रोटॉन को ऐसे निकाल लेगा, यहाँ पे ऐसे माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये माइनस चार्ज क्या फर्दर डीलोकलाइजेशन कर सकता है, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो डिपार्ट हो जाएगा। और मेन फॉर्म क्यों पा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे SO2 ग्रुप इसको अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है, माइनस एन ग्रुप। तो ये हमें क्या फॉर्म हो गया फाइनली, सल्फीन फॉर्म हो गया, जो कि क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है। वो तो आप समझ ही पा रहे हो क्योंकि सल्फर से आपकी क्या है, दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब ये एल्कोहल आपका इस सल्फर सेंटर पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस CH2 यूनिट पे, और जो एल्कोहल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से ऐसे प्रोटॉन पिक कर लेगा, ये खुद भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मेथिल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पता ही है कि बाकी क्या है हमारा, ROSO2 ग्रुप बन जाएगा, है ना। अगर इसे हम पूरा इन डिटेल लिखें तो ये क्या लिखना चाहिए हमें, RO, और ये O फिर किससे कनेक्टेड है, SO2 से, और फिर यहाँ पर क्या है, CH3। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है MS का। हम इस MS को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, इतने वाला ग्रुप हमारा क्या होता है, MS ग्रुप होता है। जैसे वहाँ OTS था वैसे यहाँ पर क्या होता है, MS ग्रुप होता है कि CH3SO2, है ना, CH3SO2 ग्रुप ही आपका क्या है, MS ग्रुप है, और बाकी का ये वाला पोर्शन। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इसका एस्टर हो गया, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसाइलेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिसाइलेट। तो समझ में आ गया कि किस तरह से बनता है। सेम लाइक जैसे आपने टोसाइलेट को एलिमिनेट करा था वैसे ही आपको मिसाइलेट भी क्या है, बहुत ही अच्छे क्या है, लिविंग ग्रुप है। इनका यूज क्यों कर रहे हैं हम, कि अगर हमें बेसिक कंडीशन में OH ग्रुप को
डिपार्ट करना है, एलिमिनेट करना है, तो इन लिविंग ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। मीथेन सल्फोनाइल एस्टर और मिसाइलेट कैन बी एलिमिनेटेड यूजिंग DBU और DBN। स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज कर रहे हैं, बट अ गुड वे ऑफ यूजिंग MSCl टू कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्कीन इज टू डू द मिसाइलेशन एंड एलिमिनेशन स्टेप इन वन गो। तो आप मिसाइलेट को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप DBU और DBN की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। जहां पर आप क्या चाहोगे कि सिंगल बेस का यूज करके आप क्या फॉर्म करो, MSCl से अपना मिसाइलेशन करो और साथ ही उसी स्टेप में अपना एलिमिनेशन भी करा लो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो जैसे यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है इस तरह से सबस्ट्रेट, फिर इस सबस्ट्रेट में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें OH ग्रुप दे रखा है ना, ये क्या है, एक सेकेंडरी OH ग्रुप है। यहाँ पर फिर हमें क्या डाल दिया गया, MSCl ट्राईथाइलामाइन डाल दिया गया है। तो हमें पता है अब कैसे होता है मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म में ऐसे बहुत ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट भी चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, कि भाई यहाँ पर आप क्या क्या है, ये ट्राईथाइलामीन इसके प्रोटॉन को एलिमिनेट कर ले और ये O नेगेटिव इस पे अटैक करके Cl को बाहर करते हैं। तो फाइनली हमें पता है किस तरह से बनता है। अगर आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म भी जानना है तो, नहीं तो आप शॉर्टकट मैकेनिज्म से भी जा सकते हो। तो OMS बना दिया आपने। अब जब एक बार OMS बन गया तो आपको पता है OMS क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप अभी एलिमिनेट हो सकता है। अब हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पर, DBU डाला हुआ है। DBU जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है तो हमें पता है ये क्या कराने वाला है, E2 एलिमिनेशन कराने वाला है। E2 एलिमिनेशन कराने के लिए हम बीटा हाइड्रोजन देखेंगे कि हमारा जीरो पोजीशन, ये अल्फा और ये बीटा। बीटा पोजीशन पे आपका जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ऑल इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री गलत दे दी है ना। अभी आप जान जाओगे जब आगे मैकेनिज्म पढ़ोगे कि जो ये वाला ग्रुप है ये होना चाहिए था आपका डैश पोजीशन पे, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बीटा पोजीशन पे वो होना चाहिए किस पे, अपर साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। उसकी स्टीरियो क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी E2 एलिमिनेशन होता है तो क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन जो एलिमिनेट होने वाला है उन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये DBU इस प्रोटॉन को ऐसे पिक करेगा यहाँ पे और ये बाहर हो जाएगा। सेम स्टेप में, है ना, सिंगल स्टेप में होता है। हमें ये इस तरह से हमारी एल्कीन फॉर्म हो गई। सेम लाइक यहाँ पर हमारा OH ग्रुप दिख रहा है हमें, एक टर्सरी सेंटर पे लगा हुआ है ना। तो टर्सरी सेंटर पे अगर आपको लिविंग ग्रुप क्रिएट करना है अल्कोहल में तो एक बार के लिए THCl उतना परफेक्ट नहीं है ना, MSCl उससे ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये बात भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। हमने क्या है, MSCl ट्राईथाइलेमीन डाला। अब ये हमें पता है कि यहाँ पे OMS बन जाएगा, है ना, मैकेनिज्म हम समझते हैं। अब फिर से हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल दिया, MSCl ट्राइथिल एमीन डाल दिया, है ना। ऑल्दो MSCl का तो अब कोई रोल नहीं रहा क्योंकि एक OH ग्रुप था, वहाँ पे OMS बन चुका है, पर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने सेम रिएजेंट यूज करा है, वही आगे एलिमिनेशन भी करा देगा। अब ये जो बेस है हमारा, इसने एलिमिनेशन कराना है। तो ये हमारा क्या है, OMS लिविंग ग्रुप है, ये हमारी अल्फा पोजीशन हो गई और ये क्या है, बीटा पोजीशन। तो इन बीटा पोजीशन में से कहीं से भी आपने हाइड्रोजन क्या है, इसे निकाल लेना इस तरह से, और साथ में OMS ग्रुप बाहर, तो यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर बेसिक कंडीशन यूज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे होंगे इस सबस्ट्रेट में क्या है, एक एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है ना। इस सबस्ट्रेट में आपको क्या प्रेजेंट है, एक एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमने यहाँ पर एसिडिक कंडीशन यूज कर ली होती तो वो क्या करता है, इसको डी प्रोटेक्ट कर देता। पर हम नहीं चाहते हैं कि ये ग्रुप क्या हो, डी प्रोटेक्ट हो, हमें ऐसे ही चाहिए ही। उस केस में अगर हमें एलिमिनेशन कराना है तो इसलिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ रही है, एक बेसिक कंडीशन में जो अच्छा लिविंग ग्रुप क्रिएट हो सकता है उसकी जरूरत पड़ रही है। समझ पा रहे होंगे सभी ये बात, ठीक है। ये बात यहाँ पे बुक में भी आपको लिख के दे रखी है उन्होंने। The second example here involve overall the elimination of tertiary alcohol. So why couldn't an acid catalyzed E1 reaction have been used? कह रहे कि जो आपका सेकंड हमने जो ये वाला स्टेप देखा है, यहाँ पर एलिमिनेशन कराया, तो इसमें क्या टर्सरी अल्कोहल था, ये टर्सरी अल्कोहल था भाई।
तो इस टर्सरी अल्कोहल पे आपका अच्छा खासा क्या हो सकता था, इवन एलिमिनेशन हो सकता था। तो कह रहे वो हमने क्यों नहीं करा है। कह रहे द प्रॉब्लम हियर नाइसली सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ मिसाइलेट्स, क्योंकि अगर आपने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करा दिया होता तो ये आपका एसिटल ग्रुप डिप्रोटेक्ट हो जाता। उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करा है, मिसाइलेट की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल में आपका एसिड सेंसिटिव एसिटिल फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा तो वुड आल्सो हैव रिस्क एलिमिनेशन मिथेनॉल फ्रॉम अदर टर्शरी सेंटर। एक तो यहाँ भी प्रोटोनेशन हो जाता, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से भी प्रोटोनेशन हो जाता, ये भी निकल जाता, यहाँ से बीटा हाइड्रो निकल जाता, यहाँ भी आपकी एक एल्कीन फॉर्म हो जाती है। तो ये ग्रुप था, ये भी एलिमिनेट हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, और ये तो आपका डिप्रोटेक्ट होकर कार्बोनिल बन ही जाता है। समझ में आ रहा है सब। तो ये कुछ बातें थी। अब इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई है, क्या, हाउ टू डिस्टिंग्विश E1 फ्रॉम E2 काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो हम ये समझ लेते हैं कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके जो मेन मेन बातें हैं बस सीधा हम वही देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कह रहे मोर डिटेल्ड एविडेंस for the differences between reaction mechanisms comes from studying the rate of elimination in substrate that differ only in that one or more of the protons have been replaced by deuterium atoms. These differences are known as kinetic isotope effects. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन जो हो रहा है वो E1 हो रहा है या E2 हो रहा है ना। एक क्वांटिटेटिव मैनर, एक तो हमने बेस के हेल्प से जान लिया, क्वालिटेटिव मैनर में कि स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो E2 की तरफ प्रेफरेंस रहता है, और अगर आप वीक बेस लेते हो है ना तो वहाँ पर E1 की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर इसको आपको क्वांटिटी एस्पेक्ट में देखना है तो आप काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की हेल्प से देख सकते हो। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो आपके जो प्रोटॉन है या जो हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस करते हो ड्यूटीरियम एटम से। ठीक है, अब अगर रेट पे असर पड़ता है, ठीक है, अगर रेट पे असर पड़ता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकलता है, E2 एलिमिनेशन में निकलता है ना। E1 में तो क्या है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप में तो प्रोटॉन क्या है, जस्ट फॉल ऑफ कर जाता है, कोई बहुत वीक बेस भी लेते हैं अगर आप तब भी एलिमिनेशन हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने ड्यूटीरियम से रिप्लेस करा प्रोटॉन को तो सिर्फ रेट पे किसके अफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसे एलिमिनेशन में जहाँ पे E2 एलिमिनेशन हो रहा है। E1 के केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसी को हम यहाँ पर दिखाया गया। तो ये बहुत डिटेल में मैं आपको ऐसे यहाँ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मेन मेन बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है के ई आई, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर विजिबिलिटी है। के आई ई है ना, के आई ई, ये क्या है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ के एच अपॉन रेट ऑफ के डी, है ना। ऐसे सबस्ट्रेट जिसमें क्या आपका प्रोटियम लगा हुआ है उनका एलिमिनेशन का रेट कौन किससे दिखा रहे हैं, के से दिखा रहे हैं। और ऐसे एलिमिनेशन जिसमें कि आपका क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीरियम लगाया हमने प्रोटियम को रिप्लेस करके, उसके रेट को के डी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये देखा गया है कि E2 एलिमिनेशन के केस में ये रेट आपका कहाँ तक अफेक्ट हो सकता है, इन दोनों के रेशियो की जो वैल्यू है मैक्सिमम एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो कितनी आ सकती है, 7.1 तक आ सकती है। मतलब जो ये रेशियो है, जो ये मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी, वो कितनी आती है, 7.1 तक आ सकती है। जरूरी नहीं है हर किसी में 7.1 आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब यहाँ तक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, 7 टाइम्स का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अगर आप क्या करते हो, प्रोटियम की जगह ड्यूटीरियम लगा देते हो। ठीक है, इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इन्होंने शो करा है कि मान लो कि हमारे पास क्या है, इस तरह से ये हमारा कोई सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट आपको दिख रहा होगा। अब इसमें यहाँ पे ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये इसकी अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन है। इस बीटा पोजीशन से आपने क्या करें, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या आपका E2 एलिमिनेशन होने वाला है। तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से ऐसे किसी भी एक प्रोटॉन को ऐसे पिक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और सेम ही स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप डिपार्ट होकर एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो एक इस रेट को हमने केज से दिखाया है,
सेम ऐसे ही अगर हमने अपने सबस्ट्रेट में जो दोनों क्या थे, प्रोटियम थे, उनको रिप्लेस करके ड्यूटेरियम लगा दिया इस बार, सेम लाइक बेस अभी भी हमने सेम यूज करा है, इथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे भी हमें पता है क्या E2 एलिमिनेशन हो रहा है। अब इस बार ही क्या होना है कि यहाँ से जो इथॉक्साइड आयन है उसको किसी ना किसी ड्यूटेरियम को ही पिक करना पड़ेगा। बीटा पोजीशन पे आपके ड्यूटेरियम ही लगे हैं दोनों के दोनों, तो ये ऐसे एलिमिनेट होगा, बाहर हो जाएगा, आपको एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में। इस रेट को हमने किससे डिनोट करा है, के डी से। तो इनका जो रेशियो पाया गया के एच, दोनों के रेट का जो हमने क्या लिया, रेशियो लिया के एच बाई के डी, तो ऑलमोस्ट कितना आता है, 7.1। इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। समझ में आ रही बात। तो एक काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट किस में दिखता है, E2 एलिमिनेशन में दिखता है, क्योंकि वहीं पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका क्या होते हैं, प्रोटॉन लूज होता है या ड्यूटेरियम रिप्लेस होगा, है ना। समझ में आ रही है बात। और ये काइनेटिक आइसोटोप क्या है, केवल हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के मास में क्या है, सीधा सीधा क्या डबल का डिफरेंस है। बाकी के आइसोटोप में क्या है, इतना ज़्यादा वेट डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी तो आपकी क्या है, ये आप एनालिटिकल केमिस्ट्री या हमारी क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में पढ़ सकते हो ये सारी बातें। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। तो ये है कि सो द जनरल रूल इज दैट इफ चेंजिंग द carbon hydrogen for carbon deuterium changes the rate of elimination, the reaction must be E2 and not even। तो सिंपल सी बात यह है कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें क्या बताता है कि अगर हमने CH की जगह पर CD कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, और वहां पर रेट ऑफ एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन मस्ट भी क्या होगा, E2 होगा। वो E2 ही हो सकता है वो, है ना, E1 नहीं हो सकता, क्योंकि E1 में हमें पता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें प्रोटॉन नहीं एलिमिनेट होता है ना। और सेकंड स्टेप क्या है, चाहे वो प्रोटॉन लगाओ चाहे ड्यूटेरियम लगाओ, एक बार उसको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, तो फिर वो निकल ही जाएगा। ठीक है, फिर उसको कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं, वो क्या है, फास्ट स्टेप होता है। तो वो तो हम मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला था भाई। ठीक है, इसको हम अच्छे से अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कह रहे इवन रिएक्शंस कैन बी स्टीरियो सेलेक्टिव। इवन रिएक्शन आपके क्या हो सकते हैं भाई, स्टीरियो सेलेक्टिव हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं फॉर सम एलिमिनेशन ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, फॉर अदर्स देयर मे बी अ चॉइस ऑफ टू और मोर एल्कीन प्रोडक्ट्स दैट डिफर आइदर इन लोकेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डबल बॉन्ड। We shall now move on to discuss the factors that control the stereochemistry, geometry, and regiochemistry of alkene, starting with E1 reaction। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कुछ एलिमिनेशन तो ऐसे होंगे कि जिसमें आपका सिंगल ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एक ही साइट है, एक ही साइट पे बीटा हाइड्रोजन है, एक ही स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पर पॉसिबल हो सकती होगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं आपके जहां पर क्या है, एक दो या दो से ज्यादा एल्कीन फॉर्म हो सकती है। ठीक है, आइदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, की लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफर कर जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजियो केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपका क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पर डिफरेंस आ सकता है कि आपका ई एल्कीन बन रहा है या जेड एल्कीन बन सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने पहले किससे देखना है, इवन एलिमिनेशन के केस में कह रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखें अगर आपका टर्शरी ब्यूटेनॉल ले लिया आपने, है ना, तो टर्शरी ब्यूटेनॉल में आपको पता है कि यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, इस तरह से प्रोटोनेशन होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, वाटर ग्रुप बाहर हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एक टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बना तो आपके पास जो ये तीनों ही बीटा साइट है, ये क्या इक्विवेलेंट साइट है। तो कहीं से भी अगर हम प्रोटॉन निकालें तो हमें क्या मिलने वाला है, सेम एल्कीन मिलने वाली है। तो यहाँ पर तो क्या है, सिंगल एल्कीन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर कोई आपका स्टीरियो केमिस्ट्री या रिजियो केमिस्ट्री का सच पॉइंट नहीं बन रहा है। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पर है आपका कि आपका कुछ ऐसा साइक्लोहेक्सेनॉल है, इस पर फिनाइल रिंग लगी हुई है और OH ग्रुप है, यहाँ पे ऐसे प्रोटोनेशन होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब इसके दोनों ही साइड पे क्या इक्विवेलेंट बीटा पोजीशन है, तो कहीं से भी अगर हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सेम ही एल्कीन मिलने वाली है ना, चाहे आप इधर से करके बना दो या इधर से करके बना दो, ये दोनों ही एल्कीन का नोमेनक्लेचर आप क्या करने वाले हो, सेम करने वाले हो ना, सेम एल्कीन फॉर्म हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इनमें क्या है, अभी आपने हमने देखा कि कुछ केस तो ऐसे हैं कि जिसमें सिंपली आपका एक ही एल्कीन फॉर्म होगा। अब हमें वो देखना है कि जहाँ पर आपके एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं टू रेजियो आइसोमरिक एल्कीन्स पॉसिबल, कि जहाँ पर अगर आपने ऐसे प्रोटोनेशन करा, ठीक है, और यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दिया, तो अब जो फॉर्म होगी आपकी इस तरह से कुछ फॉर्म होने वाला है कैटायन। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट बीटा साइट अवेलेबल हो गई है। एक तो आपका बीटा पोजीशन ये है, इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और आपकी ये वाली बीटा पोजीशन, तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट है आपस में, और ये डिफरेंट है ना। तो अगर यहाँ से अगर आपका प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाता है तो ये वाली एल्कीन मिल जाती है आपको। ठीक है, और अगर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है तो ये वाली एल्कीन मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अब डिफरेंट एल्कीन है भाई, सेम एल्कीन अब नहीं रही। ये वाली एल्कीन में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है आपका, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। वहीं पे यहाँ पर ये वाली एल्कीन जो बन रही है क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो आपकी यहाँ पर क्या है, रेजियो केमिस्ट्री हमें ऑब्जर्व हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले केस में, यहाँ पे कह रहे दो स्टीरो आइसोमर्स एल्कीन के पॉसिबल है। कैसे, कि यहाँ पर अगर हम देखें एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें जो बनेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। अब बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो बीटा हाइड्रोजन तो एक ही साइड पे है। ठीक है, रेजियो केमिस्ट्री वाइज तो रेजियो आइसोमर तो इसका एक ही बनेगा, एक ही साइड से आपकी एल्कीन फॉर्म हो सकती है। डबल बॉन्ड तो इन्हीं के बीच में फॉर्म होना है, इस कार्बन, मान लो इसको हम कार्बन 1 बोल रहे हैं, इसको कार्बन 2 बोल रहे हैं, तो इन्हीं कार्बन के बीच में आपका क्या फॉर्म होने वाला है, डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। लेकिन ये जो फिनिल ग्रुप है और जो इधर का मेथिल ग्रुप है, ठीक है ना, ये आपस में कैसे होंगे, ये एक प्लेन में होंगे जैसे यहाँ पर है, या फिर ये एक दूसरे के क्या होंगे, ट्रांस पोजीशन पे होंगे या एंटी पोजीशन पे होंगे। तो उसके बेस पे आपका क्या हो सकता है, दो तरह की एल्कीन फॉर्म हो सकती है, या तो ई एल्कीन या जेड एल्कीन। ये तो आपको बेसिक पता ही होगा है ना, कि हाई प्रियोरिटी ग्रुप अगर हमारे क्या रहते हैं, एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे रहते तो हम उसे ई एल्कीन बोलते हैं, और अगर हाई प्रियोरिटी ग्रुप आपके क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो हम उसको, सेम प्लेन में आ जाते हैं, सेम पेरिप्लेनर आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेड एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन में जो ग्रुप है वो क्या कर सकते हैं, दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एल्कीन इसमें मेजर बनती है। तो ये कह रहे ये पाया गया है, कह रहे फॉर स्टेरिक रीजन ई एल्कीन्स एंड द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू ई एल्कीन्स आर यूजुअली lower in energy than Z alkenes because the substituent can get further apart from one another. A reaction that can choose which it forms is therefore likely to favor the formation of E alkene. For alkenes formed by even elimination, this is exactly what happens. The less hindered E alkene is favored. Here is the example. समझ में आ रहा होगा सबको। तो जनरली ये देखा गया है कि आपके जो ई एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। उसके मेजर प्रोडक्ट होने के पीछे का रीजन क्या बता रहे हैं, कि यहाँ पर स्टेरिक रीजन की वजह से होता है। ठीक है, कि आपके ई एल्कीन के केस में वो जिस भी ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड करती है उसमें ये देखा गया है कि जो आपके लार्ज सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर पाते हैं, दूर रख पाते हैं, तो वहाँ पर रिपल्शन कम होता है, तो लो एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और इसलिए आपकी क्या होती है, ये एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया है कि भाई इस तरह से आपका कोई अल्कोहल है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया मान लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एंटी पे ही रख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो जो इस तरह से एल्कीन बनी है वो 95% बनी है ना, दोनों ही एल्कीन बन रही है, पर जो मेजर पोर्शन है आपका वो कहाँ बन रहा है,
95% तक आपकी ये एल्कीन बन रही है। तो जितना ये बल्की हुआ करेंगे ये ग्रुप, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, ई एल्कीन का प्रोपर्शन बढ़ता जाएगा, ई एल्कीन का रेशियो बढ़ता जाएगा और जेड एल्कीन का अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, इस पर मैंने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट कर रखी है। कह रहे थे ज्योमेट्री ऑफ product is determined at the moment that the proton is lost from the intermediate carbocation. The new pi bond can only form if the vacant p orbital of the carbocation and the breaking carbon hydrogen bond are aligned parallel। ये इवन एलिमिनेशन के केस में अगर आप बहुत ही डीप स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना चाह रहे हो तब के लिए है, नहीं तो आपने जनरल ध्यान रखना है कि ई एल्कीन क्या होती है, आपकी मेजर होती है। इसमें ये बात लिख रहे हो कि जब भी आपकी जो प्रोडक्ट बनना है उसकी जो ज्योमेट्री हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो कह रहे हो कब डिसाइड होती है कि जब जो आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है वहां से जब प्रोटॉन लॉस हो रहा है, प्रोटॉन लॉस होने के लिए उस कार्बोकेटायन का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो, और उसके बगल वाला जो कार्बन होता है बीटा हाइड्रोजन जहाँ पर प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए वहां पर, सिन प्लेन में होने चाहिए। मतलब एक दोनों के क्या आने चाहिए, वो सेम प्लेन पे आ जाने चाहिए, कि जिससे क्या है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या कर सके, उस पी ऑर्बिटल में पुट कर सके। तब जाके आपका क्या होता है, एल्कीन फॉर्म हो सकती है इवन एलिमिनेशन में, है ना। इस तरह से तो इसके क्या है, इसको समझाने की कोशिश करी गई है। फिर उसमें भी वो क्या करेंगे, ऐसे स्टेट अटेंड करने की कोशिश करेंगे जिसमें बल्कि ग्रुप को क्या रखें, ट्रांस रखें। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करी गई है। जैसे अगर आप देखना ही चाहो तो क्या दिखा रखा है इन्होंने, कि यहाँ पर हमें कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया होगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट होने के बाद कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया होगा, यहाँ पे कंप्लीट कार्बोकेटायन फॉर्म। इस कार्बोकेटायन में आप क्या देख पा रहे हो कि एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, सबको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या एक वैकेंट पी ऑर्बिटल दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा है। अब क्या है, जो नेक्स्ट कार्बन है बीटा कार्बन हमारे, जिस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो अब ये हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन को इस पी ऑर्बिटल के क्या आना पड़ेगा, सिन प्लेन में आना पड़ेगा। तभी इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसमें जा पाएंगे, और आपका क्या है, यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, मतलब कोई ना कोई इसका बेस होगा, चाहे वो वीक बेस ही है, वो इस प्रोटॉन को ऐसे पिक कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, और तब हमें एल्कीन फॉर्म हो जाती है। अब वो एल्कीन जब फॉर्म हो रही है तो इस हाइड्रोजन को सिन प्लेन में लाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो इस तरह से हम रोटेट करते हैं जब, तो मेथिल ग्रुप और फिनिल ग्रुप भी सेम प्लेन में आ जा रहे हैं और उनके बीच में रिपल्शन कॉज हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो सकता था कि इसको हम यहाँ पे पहुंचा दें, इसके एंटी पोजीशन पे मेथिल ग्रुप को हम यहाँ से घुमा सकते हैं ना 120 डिग्री। ठीक है, तो ये तो मेथिल ग्रुप यहाँ पहुंच जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ आ जाएगा, सिन प्लेन में आ जाएगा, और ये मेथिल की जगह आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो आप, मैंने क्या कहा कि ये वाला जो मेथिल है यहाँ से चल के इसको हमने घुमा के यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, फेनिल के जस्ट एंटी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये देखो, फेनिल के जस्ट एंटी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन मेथिल की जगह ले लेगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जब ये हमें एक हाइड्रोजन अभी भी सिन प्लेन में मिल जाएगा, तो हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, है ना। एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के सिन में, वो हमने अचीव कर लिया मेथिल ग्रुप को फेनिल ग्रुप से दूर रखते हुए, डायगोनल पोजीशन में रखते हुए भी। ठीक है, तो वो हम कर पाते हैं, या मॉलिक्यूल कहने का मतलब कर पाता है, तो वो उसको अचीव करता है, और आपको क्या मिलता है, ये यहाँ पर देखो जैसे दिख रहा है, एक लोअर एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो जाती है, और उससे ही एलिमिनेट होके हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ गए, बहुत डिटेलिंग में हमने इस पर बात कर ली, ऑल्दो इतनी करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से होता है भाई, ये आपको समझाने की कोशिश करी गई है इसका इफेक्ट और कैसे होता है। जैसे कह रहे कि एक आपका टैमोक्सिफेन एक ड्रग है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। ये मतलब इसकी फंक्शनिंग बता रखी है फार्माकोलॉजिकल की, भाई ये क्या फीमेल सेक्स हार्मोन ऑस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। तो इसमें भी क्या है आपका इवन एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो कह रहे कोई एम्बिग्युइटी नहीं है आपको क्या है। और जो प्रोडक्ट का रेशियो वो इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप देखो इसको अच्छे से डिटेल में, है ना, थोड़ा और जूम करता हूँ मैं। तो आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये तो सिंपल है कि यहाँ पर हमारे क्या एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, तो हमें पता है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कीटोन था तो हमें एक टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक रिएक्शन हो गया, इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है कि हमें क्या मिल चुका है, एक टर्शरी अल्कोहल मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये और ये तीन कार्बन चैन से जुड़ा हुआ टर्शरी अल्कोहल है। इस टर्शरी अल्कोहल में आपने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, प्रोटोनेशन होकर वहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा अभी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इस OH ग्रुप को रिप्लेस करने के बाद, ध्यान से देखोगे आप, तो इस इधर इस वाले साइड पर भी, इस वाली साइड पे भी कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इस वाली साइड पे भी कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। केवल एक पोजीशन पे यहाँ पे सिंपल बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो रेजियो केमिस्ट्री की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, वहीं से एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि जब एलिमिनेशन होगा इन ग्रुप को क्या रखना है, एक प्लेन में रखना है, या इन ग्रुप को क्या रखना है, एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में रखना है। तो अगर आप देखोगे इन ग्रुप को, तो ये क्या है, ये ग्रुप हो, ये ग्रुप हो, या ये ग्रुप हो, और ये ग्रुप, है ना। इस कार्बन पे आपके क्या लगा हुआ है, देखो इस तरह से एथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये एथिल ग्रुप है, ये फिनाइल रिंग है। और इस वाले कार्बन पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, कुछ ऐसे ही बड़ा सा एक लगा हुआ है बेंजीन रिंग, और उस पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट और लगे हुए हैं। यहाँ पर भी आपकी फिनिल रिंग लगी हुई है। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे के सिन में रखो आप, या फिर क्या करो, एथिल ग्रुप और इस वाले ग्रुप को एक दूसरे के सिन में रखो, बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो रेशियो फॉर्म हो रहा है वो 1:1 का रेशियो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर हम उनको एंटी में भी रख रहे हैं तो कोई खास क्या नहीं होगा, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस से अवॉइड नहीं मिल रहा है, तो रेशियो भी इस वजह से क्या है, बन दोनों ही इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, चाहे वो ई हो चाहे जेड हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ई जेड का जो रेशियो वेरी करता है मेनली, वो कब करता है कि जब आपके बल्कि ग्रुप को क्या कर सके, हम अपार्ट रख सके, एक स्मॉल ग्रुप हो एक बल्कि ग्रुप हो, तो जिसमें हम क्या करें, बल्कि और स्मॉल को एक साइड ला दें और बल्कि बल्कि को ट्रांस कर दें, तभी जाके आपको क्या है, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, सिंपल ई एल की, ये क्या थी आपकी जेड एल्कीन थी। ठीक है, दोनों बल्कि ग्रुप आपके एक साइड पे थे, ये आपकी जेड एल्कीन थी, और ये यहाँ पर इस तरह से क्या थे, बल्कि ग्रुप ट्रांस में थे, तो ये क्या थी आपकी ई एल्कीन थी, है ना। ऑल्दो ये भी बल्कि है, पर यहाँ पे आप प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इसको बता पा रहे हैं। अब फिर से डिटेल में बत समझाने की कोशिश करी गई है आपको, क्या कि इवन रिएक्शन कैन बी रीजियो सेलेक्टिव। ठीक है, वो तो हमने थोड़ा बहुत देख भी लिया है कि इवन रिएक्शन आपके रीजियो सेलेक्टिव हो सकते हैं। कह रहे we can use the same idea when we think about even elimination that can give more than one regio isomeric alkene. Here is an example. तो आपका क्या है, आप यहाँ पर एक टर्शरी ब्यूटेनॉल है ना, टर्शरी ब्यूटेनॉल है, सॉरी, यहाँ पे एक आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म आपको पता ही, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपने वाटर डाला है एज ए वीक बेस, तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, तो एक तो बीटा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, एक बीटा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो दोनों ही जगह से आपको एलिमिनेशन हो रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है आपका डबल बॉन्ड, एक आपका डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो ये वाला जो एल्कीन है तो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड, और यहाँ पर ये सिंपल मोनो सब्सटीट्यूटेड है। तो ये क्या माइनर है आपका मोनो सब्सटीट्यूटेड वाला, और जो आपका क्या है ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, वो क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिख के भी दिया है इन्होंने क्या, कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल।
ठीक है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर रेजियो आइसोमर की बात करी जाए, अगर एक से ज़्यादा आपको क्या है रेजियो आइसोमर मिल सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पे, तो आपका कौन सा रेजियो आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा, जहाँ जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। आप समझते हो, ये सारी बातें यहाँ पे समझा रखी हो, तो ये छोटी छोटी बात अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि हाँ, अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो आपके दो साइड पर अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो वो आप वाली एल्कीन आपने बनानी है, वो वाली एल्कीन आपकी मेजर होगी जहाँ पर आपका क्या है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि उनको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल पाएंगे। यही सब बातें उन्होंने ज़्यादा उसमें समझाने की कोशिश करी है, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह के बेसिस पे। उस पर हम अब नहीं जाते हैं। अब हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं अपने E2 एल्यूमिनेशन के केस में। ठीक है, क्या कह रहे हैं, E2 एलिमिनेशन हैव एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। तो E2 एलिमिनेशन के केस में क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होना जरूरी है अगर आपने एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, तो अभी तक तो हम जस्ट ऐसे एलिमिनेशन कराते हैं, पर अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे देखें तो E2 एलिमिनेशन के केस में आपका जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहां पर आपका क्या है, लिविंग ग्रुप और जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक होता है, ये एंटी पेरिप्लेनर होने जरूरी है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिख के दे रखी है। क्या कह रहे हैं, इन एन E2 एलिमिनेशन द न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैप ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद द कार्बन एक्स या लिविंग ग्रुप सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। द टू ऑर्बिटल हैव टू lie in the same plane for best overlap। तो जो आपका एंटी क्या होता है, हाँ, आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लिविंग ग्रुप का, और जो इसका सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है जो ब्रेक होने वाला है, वो दोनों सेम प्लेन में आ जाने चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। तो कह रहे इसके क्या है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप है वो सिन पेरिप्लेनर हो सकता है, और दूसरा केस है कि क्या हो सकता है, एंटी पेरिप्लेनर हो सकता है। अब यह है कि जो एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फर्मेशन है वो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होती है, वो आपकी क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है। तो इसी से ही आपका क्या होता है कि एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो बस अब मैं इसको एक एक लाइन इसका नहीं कर रहा हूँ, आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ। E2 एलिमिनेशन देयरफॉर टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फर्मेशन। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, E2 एलिमिनेशन होने के लिए आपको एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फर्मेशन चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फर्मेशन से क्या मतलब है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है और जो बीटा हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ट्रांस होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्या है, E2 एलिमिनेशन हो सकता है। एक अबव द प्लेन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। कह रहे वी शैल सी शॉर्टली हाउ वी नो दिस टू बी द केस, बट फर्स्ट वी कंसीडर एन E2 एलिमिनेशन दैट गिव्स मेनली one of the two possible stereoisomers 2-bromobutane has two conformation with hydrogen and bromine anti-periplanar, but the one that is less hindered leads to more of the product and E-alkene predominates। तो अगर आपने क्या करा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया इस बार, है ना, यहाँ पर हमारे क्या एक एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और उसमें हमने क्या डाल दिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज करा है, तो आपका E2 एलिमिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पर आपके दो जगह से क्या निकल सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकते हैं। एक तो ये पोजीशन है और एक आपकी ये पोजीशन है, दोनों ही जगह से आपके एल्कीन फॉर्म हो सकते हैं। एक आपकी एल्कीन यहाँ से फॉर्म हो रही है, एक एल्कीन आपकी, सॉरी अभी हम रेजियो आइसोमर की जस्ट बात कर रहे हैं, एक एल्कीन आपकी यहाँ से फॉर्म हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी ये वाली जो एल्कीन है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये तो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के केस में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी ई एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, जहाँ पर ई एल्कीन बन सकती है वहाँ पे ई एल्कीन आपकी बनेगी, है ना। तो ओपन स्ट्रक्चर में
तो हमेशा आपकी क्या होगी, ई एल्कीन ही बनेगी, बन सकती है, क्योंकि वहां पर ऐसा क्या अलाइनमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करके कहाँ पे ले जा सकता है, ट्रांस पे ले जा सकता है, तो वहां पर ट्रांस पोजीशन से ही आपका एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे जो सिस वाले स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी हम अगर इसको भूल जाए तो पहले तो ये समझ गए होंगे आप रिजियो आइसोमर के केस पे कि दो आपके बीटा हाइड्रोजन थे, एक बीटा पोजीशन ये थी, एक बीटा पोजीशन ये थी। तो उन बीटा पोजीशन में से भी आपका मेजर पोर्शन कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, इस वाले से, जहाँ पे आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सेम लाइक E1 में जैसे होता था। और यहाँ पर जहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो वाला लेस है। फिर उसमें भी आपके क्या बन सकते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में भी आपके दो आइसोमर पॉसिबल है, स्टीरियो आइसोमर की अब बात होने लगी है। ठीक है, अब किसकी बात होने लगी है, स्टीरियो आइसोमर की। तो उन स्टीरियो आइसोमर में ई एल्कीन बनेगी या जेड एल्कीन बनेगी, वो हमने देख लिया, क्योंकि ई एल्कीन में क्या होता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी की होती है, तो वहां पर ई एल्कीन ही हमारी मेजर होती है। इसको इन्होंने यहाँ पे ऐसे समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपने यहाँ पे भाई दोनों मैथिल को क्या रख दिया, एक दूसरे के सिन प्लेन में रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, गॉच इंटरेक्शन होने लग जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये लोअर प्रोडक्ट लोअर अमाउंट में बनेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो बल्कि ग्रुप में मैथिल मैथिल उनको एक दूसरे के ट्रांस में रख दिया, एंटी पेरिप्लेनर रख दिया, लेस हिंडर्ड है, लो एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट होगी, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। समझ में आ गया। अब इससे भी कहीं ज़्यादा हमारा है, तो अभी जो हमने देखा इसमें हमारा क्या है, जो E2 रिएक्शन था अभी जो हमने पढ़ा, यहाँ ये वाला E2 रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हो रही है एल्कीन की ना, दो पॉसिबिलिटी हो रही है कि दो तरह जगह से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। तो आपको क्या है, ये रिएक्शन तो अपने आप में एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, लेकिन आपका जो E2 एलिमिनेशन है ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकता है। E2 एलिमिनेशन कैन बी स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, E2 एलिमिनेशन में एक कंडीशन हमें याद रखनी है हमेशा, वो मस्ट है कि आपका एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन होना जरूरी है ना। मतलब कार्बन हाइड्रोजन और आपका लिविंग ग्रुप वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ट्रांस या एंटी प्लेन में होने चाहिए। और आप ये देखने को पाओगे कि कुछ केस में इस वजह से आपका केवल सिंगल प्रोडक्ट ही बन पाएगा, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो वो उस केस में फिर आपका E2 एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाएगा, उसको हम समझते हैं यहाँ। यहाँ पे आपको लिख के बता रहे, कह रहे इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल देयर इज ओनली वन प्रोटॉन दैट कैन टेक पार्ट इन द एलिमिनेशन, नाउ देयर इज नो चॉइस ऑफ एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट वेदर द प्रोडक्ट इज E or Z, the E2 reaction has only one course to follow and the outcome depends on which diastereomer of the starting material is used. When the first diastereomer is drawn with the proton and bromine anti-periplanar as required, and in the plane of the page, the two phenyl groups have to lie in the front and one behind the plane of the paper as the hydroxide attacks the carbon hydrogen bond and eliminates bromide. This arrangement is preserved and the two phenyl groups end up trans. This perhaps easier to see in the Newman projection of the same कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से देखो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कोई इस तरह से आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये आपका लिविंग ग्रुप है, मतलब एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है। इस साइड पे अगर आप देख रहे हो तो कोई सा भी आपको क्या अवेलेबल नहीं है, आगे पे प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है ना। इसी साइड पे एक ही साइड है आपकी ये बीटा पोजीशन जहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल है। तो खैर इस बात में तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है कि हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होने वाला है, एक ही साइट है, यहीं से एलिमिनेट होगा। ये एलिमिनेट हो गया, आपने क्या बना दिया, एल्कीन बना दी। अब बात ये आती है कि जो ये एल्कीन बनी है ये आपकी कैसे बनेगी। रीजो केमिस्ट्री का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बात चल रही है कि जो ये फेनिल फेनिल रिंग आ रही है ये क्या हो रही है, एक दूसरे के ऐसे ट्रांस में रहेंगी, या फिर ये क्या हो सकती है आपके सेम स्टीरियो में लिया है ना हमने, नहीं यहाँ पर क्या हो सकती है, ये एक दूसरे के सिन भी आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि नहीं दिखाया?
या फिर ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिन भी आ सकते हैं। सिन ऑल तो आएंगे नहीं, वो क्यों नहीं आएंगे अभी समझा रहा हूँ मैं। और मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। ये क्या हो गई आपकी जेड एल्कीन। तो यहाँ पे जेड एल्कीन बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपकी 100% क्या बन रही है, एक तरह से ई एल्कीन बन रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसको देखते हैं हम। क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो लिविंग ग्रुप है ये, हमारा जो ये लिविंग ग्रुप है ये, और जो बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, उनकी आपस में स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, ट्रांस होना जरूरी। क्या होना जरूरी, ट्रांस होना जरूरी। अब ये ट्रांस कब हो सकता है, कि जब ये अबव है तो ये हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। एक ही हाइड्रोजन है और वो कैसा होना चाहिए, बिलो पे होना चाहिए। तो अब आप इसको घुमा के एक ही टाइम पे तो ला सकते हो ना बिलो। अगर कोई दूसरा हाइड्रोजन होता तो उसको हम ले आते, तो इनकी क्या कर सकते थे, हम स्टीरियो चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या, एक ही हाइड्रोजन है, वो इसी पोजीशन में ही क्या हो सकता है, बिलो पे हो सकता है, इसके ट्रांस हो सकता है। तो केवल इसी अलाइनमेंट में जहाँ पर फिनिल क्या है, एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजीशन में प्रेजेंट है, वहीं से एलिमिनेशन होगा और आपको 100% आपकी ये वाली एल्कीन मिल जा रही है। ठीक है, समझ में आने बात। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर एक दूसरा डायस्टीरियोमर यूज करा है। ये देखो आप, यहाँ पे आपकी क्या है, ब्रोमीन अब द प्लेन है, एक ही बीटा हाइड्रोजन है ना, यहाँ रेडियो आइसोमर की हम कोई बात ही नहीं कर रहे। अब इस अलाइनमेंट में इस आइसोमर में जहाँ पे आपका मेथिल ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन हो गया है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप आपका अबव द प्लेन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपने आप ही क्या हो जाएगा फिर, अबव द प्लेन आ जाएगा, जब ये मेथिल ग्रुप क्या है बिलो द प्लेन है ना, दूसरा डायस्टीरियोमर जो हमने यूज किया इस बार। तो अब क्या है इसमें देखो आप, ये सिन पेरिप्लेनर है और हमें पता है कि E2 एलिमिनेशन के केस में आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता, सिन एलिमिनेशन नहीं होता, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको रोटेट करना पड़ेगा, इसको कहाँ पे लाना पड़ेगा, बिलो द प्लेन लाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन ऐसा मान लो एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन करेंगे, ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, ये प्लेन में आ जाएगा, और ये अबव द प्लेन इस तरह से आ जाएगा, है ना। चाहो तो इसको आप इस तरह से करके देख सकते हो, जैसे बुक ने यहाँ पे आपको करके दिखाया। ये दोनों को ही प्लेन में ले जा लो, है ना, जैसे बुक ने करा वैसे भी कर सकते हो आप। कुल मिला के आपने क्या करना है, इनको एंटी प्लेन में ले जाना है, ठीक है, एंटी प्लेन में ले जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं जैसा है ना, इसमें कोई हम छेड़खानी करते ही नहीं। ये ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डैश डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन। इसी तरह से आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, फेनिल है, यहाँ पे क्या है आपका, बिलो पे मेथिल है, और अब पे आपका हाइड्रोजन है। अब हमें क्या चाहिए, ये हाइड्रोजन, इसके एंटी चाहिए। तो इसको एंटी ले जाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, बेलो पे, ये कहाँ पे आ जाएगा, सिंपल प्लेन में, और ये कहाँ पे चला जाएगा, आप का प्लेन चला जाएगा। ये जैसे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ब्रोमीन, ये आपका क्या है, ऐसे प्लेन में लिखा तो प्लेन में रहने देते हैं, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, इसको डैश पे पहुंचा दिया है हाइड्रोजन को, और ये अब द प्लेन का फिनेल रिंग आपका क्या चला गया था, अब द प्लेन। और ये जो ये मेथिल है, ये कहाँ पे आ गया, ऐसे प्लेन में आ गया मेथिल। अब ये यहाँ से ऐसे एलिमिनेशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर आप अरेंज भी कर सकते हो कि दोनों फेनिल को क्या है, प्लेन में ले आओ, है ना, जिससे आपको समझ में आए कि आपकी क्या बन रही, कौन सी एल्कीन बन रही है। तो अगर मैं प्लेन में लाना चाहूँगा इसको, तो फिर ये ऐसे रोटेट करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो इसलिए पहले से प्लेन में लेके करूँ, जैसे बुक में करा तो ज़्यादा अच्छा है वो, ठीक है। तो करने की कोशिश आप खुद से कर लेना, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं करना आपको, इनको प्लेनर पोजीशन पे दोनों को ही प्लेन में लाके कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें क्या करना पड़ा हमें, जब हमने इसको प्लेनर में लाने की कोशिश करी है तो उससे हुआ क्या है, उससे हुआ ये कि आपका ये जो फेनिल रिंग था,
ये बिलो द प्लेन चला गया, ये भी फिनिल आपका क्या है, बिलो द प्लेन है। तो अब इससे क्या हो गया, आपको जेड एल्कीन मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले आइसोमर में आपको क्या मिली थी, ई एल्कीन, और यहाँ पर आपको क्या मिल गई है, जेड एल्कीन मिल गई है। ठीक है, तो सिंपली इनको करने के लिए आप क्या करो करो, वही सही पड़ता है कि आप पहले इनको सिंपल ऐसे ड्रॉ करा। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल हमारा लिखा है वैसे ड्रॉ कर लिया हमने, और इनको क्या कर लो, फिर आप एक ऐसे फॉर्मेट में लिख लो अपने, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सौ हॉर्स प्रोजेक्शन, है ना। सौ हॉर्स प्रोजेक्शन में आप इनको लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। सौ हॉर्स प्रोजेक्शन में अगर आप लिखोगे इसको, तो इसको प्लेन में है पीएच, और ये वाई बनता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा अबव द प्लेन है, इसको राइट साइड में लिख देते हैं, और जो बिलो द प्लेन है इसको हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं ना। ये रूल आपने ऐसे जनरली यूज कर लेने हैं। फिर यहाँ पर उल्टा वही आपका बनेगा कि फिनिल रिंग आपका प्लेन में है तो इसको प्लेन में लिखो, यहाँ पे अबव द प्लेन वाले को राइट में लिखो, और बिलो द प्लेन वाले को लेफ्ट में लिखो। अब ये जो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होना है, ठीक है, और ब्रोमीन, इनको क्या करो, प्लेनर पोजीशन पे ले आओ जिससे हमें समझ में आ सके। तो हम क्या करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को देखो क्या करना है, हमने इस वाले प्लेन में ले आते हैं। ये फिनिल रिंग इधर चली जाएगी, मेथिल ग्रुप इधर चला जाएगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। हमने क्या करा, इस हाइड्रोजन को यहाँ लाया है, जिसकी वजह से आपका फिनिल ग्रुप यहाँ पे आ गया है, और मेथिल ग्रुप आपका कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे चल के आ गया है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब इस वाले केस में हमें, जब हाइड्रोजन हमारा नीचे के प्लेनर पोजीशन पे आ चुका है ना, तो हम क्या करें, इसको ऊपर की प्लेनर पोजीशन पे ले जा लेते हैं। तो ब्रोमीन तो पहुंच गया हमारा यहाँ, इसकी वजह से फेनिल पहुंच जाएगा आपका इस हाइड्रोजन की जगह पर, और यहाँ हाइड्रोजन पहुंच जाएगा इस ब्रोमीन की जगह। ठीक है, तो अभी ये है, बाकी तो फिर आपको पता ही है कि आपने बेस हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से ऐसे हाइड्रोजन पिक करेगा, और ये ब्रोमीन को ऐसे एंटी पोजीशन से एलिमिनेट कर देगा। उसमें क्या होगा, आपकी एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब आपने क्या देखना है कि ये राइट साइड पे क्या है, इस वाले कार्बन पर राइट साइड, मतलब ये क्या है, राइट साइड वाले को हम अपनी तरफ लिख लेते हैं जनरली। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले को अपनी तरफ लिख लो, यहाँ पे मेथिल लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो। ये क्या है, बैकवर्ड जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे दूर दिखा देते हैं फिनिल। यहाँ पर भी ये क्या है, लेफ्ट में है ना, बैकवर्ड जा रहा है, तो इसको भी हम सेम साइड पे दिखा देंगे, है ना। मतलब जो हमारे राइट राइट पे आ रहे हैं उनको हमने नीचे की तरफ अपनी तरफ आते हुआ दिखा लिया है, और जो लेफ्ट में जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, इनको हम क्या है, ऊपर ऐसे दूर जाते हुए दिखा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपको क्या दिख रहा है, आपकी जेड एल्कीन एज ए मेजर एल्कीन फॉर्म हो गई 100%। क्यों, क्योंकि ई टू एलिमिनेशन में एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही जाता है, एंटी पेरिप्लेनर आपकी कॉन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, मतलब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फिर इन्होंने इसमें एक चीज़ और भी बता रखी है कि आपको जो ये फर्स्ट वाला रिएक्शन है, ये वाला जो डायस्टीरियोमर है, ठीक है, यहाँ पर जो ये एल्कीन फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ये एल्कीन, इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका रेट क्या है, इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है भाई। इसका रेट क्या है, काफ़ी हाई है कंपैरेटिव टू इसके रेट के, यानी इसका रेट क्या होगा, लो होगा। उसके पीछे उन्होंने रीजन क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर जब आप एल्कीन फॉर्म कर रहे हो, एक तो आपको क्या है, डायरेक्ट क्या मिल गया, आपका हाइड्रोजन उसी अलाइनमेंट में मिल गया, उसी स्टीरियो में मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना। एंटी पेरिप्लेनर चाहिए होती है, एंटी पेरिप्लेनर मिल गई, आराम से हमने एलिमिनेशन करा दिया। और मेन बात क्या है, स्टीयरिक रीजन, कि जब इस कॉन्फर्मेशन में आपने लगाया, ठीक है, एलिमिनेशन के लिए, तो आपके जो बल्की ग्रुप थे वो कहाँ हो गए, ट्रांस पे चले गए। ठीक है, अपने आप ही वो ट्रांस पे थे, ट्रांस में रह गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक या लो एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जाएगा,
और तो रेट अपने आप ही हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि सिन में मिल गए थे और चाहिए एंटी में होते, जब हमने एंटी लाने की कोशिश करी इनको, हाइड्रोजन को और लिविंग ग्रुप को, तो उससे हुआ क्या कि जो हमारे जो बल्की ग्रुप थे वो क्या आ गए, सेम प्लेन में आ गए, एक दूसरे के सिन आ गए, तो वहां पर क्या होने लग जाएगा, काफी ज्यादा रिपल्शन होने लग जाएगा, हाई एनर्जी की क्या हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, इस वजह से आपका जो रेट हो जाएगा सेकंड वाले डायस्टीरियोमर के केस में क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर कह रहे हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है आपका, stereochemistry of product is determined by the stereochemistry of the starting material is called stereospecific। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किससे डिटरमाइन हो रही है, रिएक्टेंट के, जो आपने इनिशियल मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, है ना, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है। दूसरी तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ single isomer as a direct result of the mechanism of the reaction and the stereochemistry of the starting material. There is no choice. The reaction gives a different diastereomer of the product from each stereoisomer of the starting material. तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आपके वो हैं जो क्या बनाते हैं, आपके एक सिंगल आइसोमर बनाते हैं, ठीक है, और जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है डायरेक्टली किस पे, स्टार्टिंग मटेरियल पे, कोई चॉइस नहीं है। जो आपने शुरुआत में डायस्टीरियोमर चूज कर लिया उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट की स्टीरियो आने वाली। तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट की स्टीरियो कैसी होगी। तो ऐसे रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। भाई समझ में आ रही है सबको ये बात। अब क्या है हमारा, E2 एलिमिनेशन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, E2 एलिमिनेशन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसमें क्या आपको और ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे फॉर E2 एलिमिनेशन इन साइक्लोहेक्सेन बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हेलोजन या कार्बन लिविंग ग्रुप मस्ट बी अचीव। क्यों, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है हमारे वो कैसे होते हैं, स्टीरियो केमिकली रिजिड सिस्टम है ना, मतलब उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते ना, बॉन्ड रोटेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी रिंग फॉर्म हो रखी है। आप क्या करते थे, प्लेनर स्ट्रक्चर में, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए, अगर हमें हाइड्रोजन रिक्वायर्ड प्लेन में नहीं मिला, एंटी प्लेन में नहीं मिला, जैसे कि हमें चाहिए था यहाँ पर, कहाँ पे अभी हम देख के आए, ये ना, यहाँ पर हमने जब देखा था तो हमें क्या है, ये हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड प्लेन में नहीं मिला था। तो यहाँ पर तो क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके हमने इसको एंटी प्लेन में लाके एलिमिनेशन करा लिया। ठीक है, लेकिन जो आपके क्या है, E2 एलिमिनेशन है, वहाँ पे तो क्या है, जो पहले से ही आपका क्या होना चाहिए, एक तरह से कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन लिविंग ग्रुप क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर में पोजीशन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बॉन्ड रोटेशन के थ्रू आप नहीं करा पाओगे, है ना, क्योंकि वहाँ बॉन्ड रोटेशन तो अलाउड है नहीं। जस्ट और जस्ट क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप रिंग फ्लिपिंग कर सकते हो, तो रिंग फ्लिपिंग के थ्रू थोड़ा बहुत एलिमिनेशन हो सकता है एक बार के लिए, उसके भी वो फिर क्या हो जाएगा, रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करी गई है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कि आपने कोई एक डायस्टीरियोमर ए लिया है, यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया, ये आपका लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये डिपार्ट होना है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आपके क्या है, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका क्या है 1:3 में, है ना, 1:3 के रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं। फिर यहाँ पर ये क्या है, आपका ज़्यादा अमाउंट में क्यों बन रहा है, क्योंकि आप ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है ना, और ये आपका लेस अमाउंट में बन रहा है क्योंकि ये लेस सब्सटीट्यूटेड है। फिर इधर आपने दूसरा डायस्टीरियोमर लिया जिसमें क्या है, देखो आप सेम ही है सब कुछ, कि आपका ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इनकी तो कोई स्टीरियो में चेंज नहीं है, सेम है, पोजीशन वगैरह सब सेम है।
सिर्फ जो क्लोरीन है यहाँ पर क्या है, डैश पोजीशन से लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या है, अबव द पोजीशन पे लगा हुआ है, अबव द प्लेन लगा हुआ है, और सेम बेस यूज करके हमें जो रेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 250 टाइम्स स्लोअर मिल रहा है। ठीक है, तो ये 250 टाइम्स स्लोअर रेट हमें क्यों मिल रहा है, और सिंगल ही प्रोडक्ट मिल पा रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे दो आपके दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या है, इसकी स्टीरियो पे ध्यान देना होगा, तभी आप समझ पाओगे, है ना। यहाँ पे उन्होंने इसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर ए, यहाँ पे बना के भी दिखाया हुआ, अगर आपको इसी से समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो हम इसको यहीं पे देख लेते हैं, कि वहाँ पर आपको फिर शो नहीं होंगे ना ये ऊपर वाले। यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आपको साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसको हम ऐसे बना देते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग को। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग हमने इस तरह से बना दी। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे बिलो द प्लेन है, जो हमारे क्या होते हैं बल्कि ग्रुप होते हैं, उनकी स्टीरियो की हेल्प लेके हम बाकियों के स्टीरियो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना चाहोगे और बिलो द प्लेन रखना चाहोगे, है ना। तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे रखा दिया। ठीक है, अब इसको मैं पोजीशन 1 दे देता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से। सेम यहीं पे भी हम फॉलो करेंगे कि ये भाई आपकी फर्स्ट पोजीशन तो मेंशन हो गई। अब इसके आगे 2 हो जाएगी, इसके आगे 3 हो जाएगी, फिर इसके आगे आपकी 4 हो जाएगी। 4 पोजीशन, तो 4 पे मैं मेथिल ग्रुप लगा दूँ ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, तो आपके एल्किल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गई। इससे बेहतर क्या हो सकता है, वो हमने कर दिया, है ना। सेम इसकी स्टीरियो को ध्यान में रखते हुए करना है कि अबव है तो भाई अबव लगाना है। ठीक है, ये बिलो था तो बिलो लगाना है। अब क्लोरीन है हमारा छठे पोजीशन पे, वो कहाँ पे आ जाएगा, एक्जियल पोजीशन पे आपको इस तरह से लगा देना है। समझ पे आ गया, एक्जियल पे ही लगेगा वो, है ना, क्योंकि बिलो द प्लेन लगाना है। छठे पोजीशन पे बिलो आपकी कहाँ आ रही है, एक्जियल पोजीशन पे आ रही है, और अब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, जब आपका इथॉक्साइड बेस आप डालोगे, तो इथॉक्साइड बेस क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा यहाँ से, है ना। ये आपकी क्या है, जीरो। ये अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे ऐसे एक्सियल हाइड्रोजन एंटी में प्रेजेंट है, एक तो यहाँ से ऐसे पिकअप करा जा सकता है प्रोटॉन, यहाँ से इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या है, 6 और 2 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसको एक को बना ही देता हूँ, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना, इस तरह से। एक तो आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है हमें। और क्या है, यहाँ पर भी एक बीटा हाइड्रोजन है ना, जो कि इसके एंटी पेरिप्लेनर हो सकता है, ये वाला। इसको भी एलिमिनेट करा जा सकता है। एक मिनट है, यहाँ से दिख नहीं रही, इसको भी पकड़ के यहाँ से हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ऐसे। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाले कार्बन और पांचवें और छठे कार्बन के बीच में, बाकी जो ये ऐसे थे तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बन गया आपका। तो ये एक तो आपका ये बन गया है, और एक आपका ये बन गया है। ठीक है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको आसानी से दो हाइड्रो बीटा हाइड्रोजन मिल गए थे, और दोनों ही क्या थे, एंटी पेरिप्लेनर में थे, तो हमने आसानी से उनको निकाल दिया। फिर ये क्या आपका जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है वो आपका मेजर हो गया, है ना। जैसे ये वाला बॉन्ड जो बना था शुरू में, आपका मेजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, एक, दो, और इस तरह से, है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड जा रहा है, एक बॉन्ड ये जा रहा है, एक बॉन्ड ये जा रहा है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आपको मिल गया था, है ना। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड मिल गया था आपको, ये वाला, ये वाली हमने पहले बनाई है। ठीक है, ये इस तरह से, और ये समझ में आ रहा है, और ये हमने फिर बाद में बनाई है। ठीक है, ये वाली एल्कीन है वो। तो ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखो दूसरे वाले केस में, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका रेट स्लो क्यों आ रहा है, और यहाँ पर केवल सिंगल एल्कीन क्यों फॉर्म हो रही है। इसको ड्रॉ करके देखते हैं जरा। तो मान लो हमने इसे एल्कीन बना दी। ठीक है, बाकी चीज़ें इसकी जैसी थी हम वैसे ही रख लेते कि हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट पोजीशन असाइन कर दी, मान लो।
और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अब फिर हमें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पे ये फोर्थ है। फोर्थ पे हमारा ऐसे CH3 ग्रुप लग गया फोर्थ पे। फिफ्थ पे कुछ है नहीं यहाँ पर नॉर्मल, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं लगा है। और फिर सिक्स पोजीशन पे हमारा अब द प्लेन क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, वो हमने लगा दिया। अब अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, है ना, हमने बेस डाला हुआ इथॉक्साइड आयन, तो E2 एलिमिनेशन होना है, ये तो जाहिर सी बात है। पर जो हमारे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और फिर ये क्या आपकी जीरो पोजीशन, ये आपकी अल्फा और ये बीटा। इसी तरह से एक बीटा पोजीशन आपकी ये है, एक हाइड्रोजन ये हो गया आपका, एक हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जैक्टली कोई भी क्या नहीं हो रहे, एंटी में नहीं आ पा रहे भाई, है ना, एंटी में नहीं आ पा रहे, बल्कि हाइड्रोजन इधर को बढ़ाना था मुझे। नंबरिंग हटा देता हूँ इससे, बॉन्ड की पोजीशन नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये क्या है कि एंटी में तो क्या है, ये कार्बन वाला बॉन्ड जा रहा है, ये ऐसे अब जा रहा है, ठीक है, इस कार्बन पे, तो इसके बगल वाली कार्बन पे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो रहा है, ये जा रहा है एंटी, ये वाला बॉन्ड एंटी जा रहा है ना, देखो ना, ये वाला बॉन्ड ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो इसके बगल वाले कार्बन पे ये वाला बॉन्ड नीचे जा रहा है। तो इस स्टेट में क्या है, आपको ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही, इसके एंटी पेरिप्लेनर तो कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा ना। यहाँ पे होता अगर क्लोरीन, तो आराम से एलिमिनेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन तो कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके एंटी में नहीं है ना। तो अगर हमें E2 एलिमिनेशन कराना है, तो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन को एंटी होना जरूरी है। बीटा हाइड्रोजन पे जो आपका, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है हमारा, वो क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, तभी आपका एलिमिनेशन हो सकता है। उसके लिए फिर हमें क्या कराना पड़ेगा, रिंग फ्लिपिंग करानी पड़ेगी, अगर हमें इनको एंटी में लाना है। तो मान लो मैंने रिंग फ्लिपिंग करा दी, तो रिंग फ्लिपिंग कराने से क्या होगा कि जो ये हमारा ग्रुप है, ये कहाँ चला जाएगा, एक कार्बन ऐसे, हमने इसको क्या करा है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमने क्या कर दिया, कुछ ड्राइंग ड्राइंग कर लिए, तो हमें पूरा दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाले कार्बन को उठा के ऊपर मूव कराना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये करा है मैंने। तो ये कार्बन तो पहुंच गया अप साइड, और जो ये हमारा क्या था, क्लोरीन, ये भी क्या है, अप का अप ही रहेगा, बस इक्वेटोरियल से क्या बन जाएगा, ये एक्सियल बन जाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा ये बात सबको। फिर ये आपका क्या हो गया, जो भी कार्बन था, फिर इसके नेक्स्ट कार्बन, इसी तरह से आपने चलते जाना है। ये वाली जो कार्बन थी, ये वाली कार्बन देखो, ये कहाँ पहुँच जाएगी, इसके बगल वाली कार्बन पे, इसके बगल वाला कार्बन था ना, अब ये यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ पर ये क्या था, डाउन था, तो यहाँ पर भी ये डाउन ही रहेगा, बस वहाँ पे इक्वेटोरियल था तो यहाँ पे एक्सियल हो गया, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट कार्बन पे जाओगे आप, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, यहाँ से देख लो आप सीधा, चाहो तो इस तरह से काउंट कर लो, ये 1 2 3 था, 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप को ऐसे लगा देना है हमने, ठीक है। जहाँ से हमने इसकी पोजीशन काउंट करनी शुरू करी थी ना, तो वैसे आप चाहो तो पोजीशन भी इनके काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमें लग गया ये क्लोरीन। अब इस क्लोरीन का एक तो बीटा पोजीशन आपकी ये है, तो इस बीटा पोजीशन पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, रुको 1 मिनट, ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, वो तो सिन प्लेन में, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ये बीटा पोजीशन जो दूसरी है, यहाँ पर आपको दो हाइड्रोजन है, एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। जो एक्सियल वाला आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है, एंटी पेरिप्लेनर स्टेट में है, तो ये आपको बेस निकाल के यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देगा, तो आपका सिंगल प्रोडक्ट ही आ सकता है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि एक ही बीटा पोजीशन पे आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या आ रहा है, आपका एंटी पेरिप्लेनर स्टेट में आ रहा है। और इसको पाने के लिए आपने क्या करा,
देखो आपने क्या करा, रिंग फ्लिपिंग कराई, और उस रिंग फ्लिपिंग के चक्कर में आपने क्या करा था, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप को कहाँ पे लगा दिया, इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप को आपने कहाँ पे ला के रख दिया, एक्सियल पोजीशन पे ला के रख दिया, इस मेथिल ग्रुप को भी एक्सियल पोजीशन पे ला के रख दिया। तो फिर ऐसे इससे क्या होना है आपको पता है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, हाई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये बात सभी को। तो इस वजह से आपका जो सेकेंड स्टेप है, इसमें देखो यहाँ पर बुक में जो देखा है इसको भी देख लो आप, वहाँ पे अगर आपको डायग्राम में क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या करा है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप पहले तो फेवर्ड पोजीशन में लगाया हुआ था कि भाई इक्वेटोरियल था, तो फिर उस चक्कर में क्लोरीन भी इक्वेटोरियल था और मेथिल भी आपका इक्वेटोरियल था, है ना। इनसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जो ये क्लोरीन हमारा इक्वेटोरियल में आया था, यहाँ पर आपको फेवर्ड हाइड्रोजन नहीं मिल पाया कोई भी एंटी स्टेट में, तो आपने इसकी रिंग फ्लिपिंग कराई। अब रिंग फ्लिपिंग कराने के चक्कर में आपको क्या हुआ कि क्लोरीन तो आपका एक्सियल चला गया, और उसके बीटा पोजीशन, एक बीटा पोजीशन पर, ये बगल वाली बीटा पोजीशन पे तो आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बनेगा, वो तो किसी काम का नहीं है। बगल वाली एक बीटा हाइड्रोजन पे आपको एंटी स्टेट में, एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन में आपको एक हाइड्रोजन मिल गया, तो एक मिला केवल, है ना। तो इसका मतलब इससे एक ही प्रोडक्ट इसलिए बन रहा है। और उस चक्कर में क्या हुआ कि आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप और मेथिल ग्रुप जो कि बल्की ग्रुप है, वो क्या आ गए, एक्सियल पोजीशन पे आ गए, जो कि 1,3 डाइएक्सियल हिंड्रेंस फेस करेंगे, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेंगे। इस वजह से क्या होंगे, हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होगा रिएक्शन, और रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन था आपका वो क्या था, 250 टाइम्स स्लोअर था। समझ में आ गया। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक रह गया आपका क्या, E2 एलिमिनेशन फ्रॉम वेनिल हैलाइड्स, हाउ टू मेक एल्काइंस। तो ये लेक्चर हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, थोड़ा ही है ये। फिर हमने क्या देखना है इसमें, रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन, इसको। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है क्या, E1CP मैकेनिज्म। ठीक है, तो E1CP मैकेनिज्म कर लेंगे, उसमें होपफुली ज़्यादा हमें ऐसे, क्योंकि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इतना है नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। और फिर आपका लास्ट रह जाएगा पायरोलिटिक फिन एलिमिनेशन, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो जिससे आपको क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो सारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ऑल दिस में हमने काफ़ी टाइम लगाया है, पर डिटेल में एक बार आपको समझना जरूरी है। एक बार आप डिटेल में समझ गए, फिर आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। बहुत सारे नेम रिएक्शन है, वो आपके तभी क्लियर होंगे जब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आपका पीटरसन ओलिफिनेशन, जूलिया ओलिफिनेशन, है ना। इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन होती है जो एलिमिनेशन बेस्ड ही होती है। तो इसलिए हम इसको इतना डिटेल में कर रहे हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हुए, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो अभी यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।